ओके, सो दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन। पता है, अब से ना ऐसे समझो कि हम धीरे धीरे खुद को तैयार कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें लीनियर वाली चीजें नहीं लगेंगी। जो हमने लीनियर अभी तक पढ़े हैं, ट्रेजेक्टरीज, प्रोजेक्टाइल वगैरह, जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, अभी तक न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन हो गए, ट्रेजेक्टरीज स्ट्रेट लाइन वाली चीजें हो गई, डायनेमिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, सब हम यूज करेंगे। अब उसके अलावा वो जो हमारे लीनियर कॉन्सेप्ट्स थे, उसके अलावा हमें अब कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स को समझने के लिए, एंड दैट थिंग इज दिस सर्कुलर मोशन, राइट? क्या बोल रहे हो? नहीं, नेटवर्क का तो कोई इशू मेरे साइड से आई डोंट फील। बाकी किसी को लग रहा है क्या? इधर से तो क्लियर, अभी लास्ट क्लास भी सही चली गई। हाँ, तो सर्कुलर मोशन का भी अब अपने को जरूरत पड़ेगा इस चीज को पढ़ने के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। काफी प्यारा सा टॉपिक है, अभी हम इसको आज तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ही रखेंगे, तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं आएंगी, पर हाँ, मैं बोलूँ तो कॉन्सेप्ट वाइज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आज के लेक्चर में। अब जब हम इसको कंपेयर कर ही रहे हैं लीनियर मोशन से, तो मुझे एक बात बताओ, जब भी हमने कभी लीनियर मोशन पढ़ना चाहा तो बेसिकली क्या पढ़ना चाहा था? उसका डायनेमिक्स, राइट? उसके डायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था? फोर्सेस के बारे में, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के बारे में। यानी कि यही सारे पैरामीटर्स मुझे इसके लिए भी पढ़ने पड़ेंगे, है कि नहीं? और फोर्स में ही हमारा एक फैक्टर और आ जाता है, एंड दैट फैक्टर इज एक्सेलरेशन। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आप लोगों ने वेक्टर मेरे साथ पढ़ा है, काफी कुछ पढ़ा है ना, बेसिक मैथमेटिक्स का। थोड़ा सा सोच के बताओ, अगर मैं बोलूं कि नेट फोर्स 0 है, तब भी पार्टिकल क्या मोशन में हो सकता है? ये सुनो, इफ आई सेड कि नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, तो क्या पार्टिकल मोशन में हो सकता है, बॉडी मोशन में हो सकती है कि नहीं? ये बताइए, बताए तो हो सकती है। यस मैम, हो सकती है। राइट? क्यों? क्योंकि अगर नेट फोर्स 0 है तो बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। 0 भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, तो वो मूव कर सकती है, राइट? उसकी एक ट्रेजेक्टरी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन वगैरह वगैरह। पर ये है कि जिस लाइन में जा रही है उसी लाइन में जाती रही। तो अगर फोर्स ना भी हो तो भी लीनियर मोशन एग्जिस्ट कर सकता है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कर लिया। पर क्या ऐसा स्टेटमेंट सर्कुलर मोशन के लिए बनाया जा सकता है? सोच के बताओ, एक पार्टिकल, एक बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है। मैम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? और कोई स्पेसिफिक रीजन इसके पीछे? मैम सर्कुलर मोशन के लिए तो मैम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी मैम। ओके, आई मीन दैट्स नॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आंसर इसका ये होगा, क्योंकि जब कोई बॉडी लगातार मूव, जब वो बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक में, तो बेटा हर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मैंने आपको बताया था वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं बात ही नहीं कर रही कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा कि नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ हर पॉइंट पे सेंटर पर जो सर्कल है उसके हर पॉइंट का डायरेक्शन आप डिफरेंट करोगे ना, क्योंकि हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी व्हिच इज चेंजिंग पॉइंट टू पॉइंट। ये सुनो, यस यस मैम। राइट? तो इसीलिए अगर आपको वेलोसिटी चेंज करानी है, आपको एक्सेलरेशन कराना है, मतलब फोर्स होनी चाहिए। इस तरह से डॉट्स कनेक्ट हुए, ठीक है? तो मैं ये वाली चीज अब लिख देती हूँ कि आप लीनियर मोशन तो भले ही करा लो, है ना, पर सर्कुलर मोशन के लिए यू नीड फोर्स, ताकि वो चीज सर्कुलर मोशन में रहे। सो फोर्स इज नेसेसरी, मतलब इसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा।
ठीक है, एक सेकेंड, नेसेसरी in order to execute the circular motion. ठीक है, अब ये एक स्पेसिफिक पॉइंट क्यों बना, क्योंकि आपको पता है कि बिना फोर्स के यू कैन मेंटेन द लीनियर मोशन. ठीक है, ऐसा कोई इसको कंडीशन का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, होगा तो भी चेंज कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर मोशन हो सकता है अगर फोर्स हो, बट अगर नहीं भी है तो भी नेट फोर्स पे हम कर सकते हैं. राइट, किसी को कोई दिक्कत इस वाली स्लाइड पे? नो मैम. चलो बढ़िया. आज हम थोड़े से अब इसके यू नो वेरिएबल समझते हैं, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, linear velocity, linear acceleration. These are the variables to understand the dynamics of a linear motion. Similarly, we have to understand or at least learn few new variables which could define the dynamics of a circular motion. उसके लिए एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री अपन लोग ड्रॉ करते हैं. एक सेकंड रुकिए. ओके, राइट. अब बेटा ऐसे सोचो कि किसी टाइम एट t is equals to 0 कोई पार्टिकल यहां था. ठीक है, फिर मैंने देखा कि कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल यहां आ गए. अब इन पोजीशंस को हम कुछ नेम दे देते हैं. लेट्स से पॉइंट P ये था और P प्राइम ये हो गया. तो पार्टिकल ने विद द टाइम पोजीशन चेंज करी ना, और जब मैंने आपको मोशन पढ़ाया था तो मैंने आपको यही मोशन का डेफिनेशन बताया था. इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, एंड विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैटिक थिंग, तो वो मोशन में होता. तो यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर हुआ P से P प्राइम, इसमें क्या लीनियर डिस्टेंस कवर हुआ है? ये सुनो, बोलो. बताओ, लीनियर डिस्टेंस कवर हुआ क्या? मैम ये तो आर्क बनी है ना. हाँ, तो ये जो आर्क है ये चला तो है ना बेसिकली, एक यस मैम. लीनियर हाँ. डिस्टेंस आया है हाँ. अपने पास. लेकिन इस बार ना पता है खूबसूरती क्या है, इस बार इसमें खाली लीनियर एस्पेक्ट नहीं, एक एंगुलर एस्पेक्ट भी रहा है. ठीक है, यस एक मैम. कहानी और ऐड हो गई है एंड दैट इज एंगुलर. बस अब हमें यही चीज समझनी है. ये जो हमारी पॉइंट P, देखो पॉइंट P यहाँ कहीं था, ये पॉइंट P से ये जो P प्राइम पे उठा, हमारी गर्दन मूव हुई है, हमारी आईज मूव हुई है, दिस समहाउ एक एंगल फॉर्म हुआ है. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. समझ में आया? पहली वेरिएबल सर्कुलर मोशन का आई जस्ट इंट्रोड्यूस कि ये जो थीटा है दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर डिस्टेंस. इज दैट फाइन? ये जो यस थीटा मैम. आपको अभी, कूल, ये जो थीटा हमको दिख रहा है, दिस थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, हमको इतना समझ में आया कि ठीक है चलो ये एक एंगल है वगैरह वगैरह. इसकी ऐसा यूनिट क्या है? एक क्वांटिटी आ गई ना, फिजिकल क्वांटिटी. इट मस्ट हैव सम एसआई यूनिट वगैरह, कुछ तो यूनिट वगैरह होगी इसकी. रेडियन. बिल्कुल, रेडियन. दैट्स नाइस. अच्छा, इसके बारे में ये जो आपने अभी यूनिट बताई है मुझे, विच इज रेडियन, इसके बारे में मैंने आपको कुछ तो बताया था जब मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था. क्या बताया था? डायमेंशनलेस होता है. Exactly, it has units but it is dimensionless. डायमेंशनलेस. हम्म, इसका यूनिट तो है बट नो डायमेंशन.
ऐसा एक और कोई यूनिट था क्या अपने पास? कुछ और भी था क्या रेडियन के अलावा? बताओ, याद हो तो। स्टे रेडियन भी तो थी एक सॉलिड एंगल 3D में, जो मैंने ऐसे कोन जैसा बताया था, ये कोन का एंगल, याद? वो 3D यस मैम। होता हाँ, राइट। स्टे रेडियन और रेडियन ही दो चीजें थी, सॉलिड एंगल और एक एंगल। चलो, ये तो पुरानी बातें थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब जरा सोचकर बताना भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? क्या लग रहा है? आई गेस डायरेक्शन पे बेस्ड है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस मैम। वेक्टर क्वांटिटी में भी अब इसकी एक खासियत है, ठीक है, एंड दैट क्वालिटी इज कि ये एक्सियल वेक्टर है। बेटा, एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस जाता है। इसका डायरेक्शन निकालने का भी बेटा एक तरीका है, और वो तरीका क्या है कि अपने आप राइट हैंड लीजिए और जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए। तो जो थंब है वो आपको उस क्वांटिटी का डायरेक्शन बताएगा, अगर वो एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल क्वांटिटी है। तो इन दिस केस पार्टिकल मेरा पी से पी प्राइम गया है ना, तो मैंने फिंगर्स को देखो ऐसे कर्ल किया एंटी क्लॉकवाइज। थंब कहाँ दिखा रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है ना, करके देखो, तुम्हारी खुद की तरफ थंब आ रहा है ना, राइट? सुनो, एक बारी फिंगर्स को राइट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप कर्ल कीजिए। आप मुझे बताइए थंब किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट हैंड के फिंगर्स को, जल्दी से बताओ। मैम हमारी तरफ। है ना? तो मतलब आपकी तरफ, मतलब वो आपके प्लेन से बाहर आ गया ना, तो इसे बोलते हैं कि वो अलोंग द एक्सिस चला गया, आउटवर्ड डायरेक्शन। आपका जो मन आप वो बोल दीजिए, बट दैट्स हाउ यू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, एक्सियल वेक्टर। इज दैट ओके? कोई डाउट किसी को इस पॉइंट पे? बताइए बेटा। क्लियर है? ओके, प्रशांत को क्लियर हो गया है। समीक्षा, समीक्षा क्लियर। अरमान, ओम, सुजिता, मयंक, माधव। ओके, माधव को क्लियर है बेटा। हाँ चलो, ये वाली चीज मैं लिख देती हूँ माधव, आपको बाद में भी हेल्प करेगी। देखो, यहाँ पे लिखते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। किसी भी एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए आप यूज करेंगे राइट हैंड को, ठीक है? यूज राइट हैंड। और राइट हैंड में भी हम क्या करने वाले हैं कि जो फिंगर्स हैं, देखो, इसमें आप राइट हैंड को ऐसे दो पार्ट में अपने समझो, मतलब डिवाइड मत कर देना, काट मत देना, ठीक है? ऐसे डिवाइड करो बस इमेजिनरी, कि फिंगर्स और थंब, राइट? आपके पास जो आपकी फिंगर्स हैं, प्लेस देम या कर्ल देम, बेसिकली कर्ल देम in the direction of मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है? बॉडी है या पार्टिकल है, जो भी है, ऑब्जेक्ट है, उसके डायरेक्शन में आप क्या करोगे? फिंगर्स को कर्ल करोगे एंड देन थंब विल डायरेक्ट in the direction of axial vector. Is that okay? बताओ। मैम स्क्रीन पॉज। या आई गॉट दैट, आप लोगों के रिएक्शन से। नहीं माधव, हमेशा आउटसाइड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अभी देखो, आप एक सर्कल बनाओ मैम यहाँ अगर पर। क्लॉकवाइज जाएगा थीटा तब तो मैम तब तो इनसाइड हो जाएगा ना। देखो जैसे आपने हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा कुछ बनाया,
इस तरह से। अब मुझे एक बात बताओ माधव, यहाँ पे आप फिंगर्स को कैसे कर्ल करोगे? देखो इस तरीके से, मैम तो थंब कहाँ जा रहा है? इनसाइड, राइट? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो बस हमें ऐसे याद नहीं रखना, हमको ऐसे याद रखना है कि हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मोशन एंड थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। पता है मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, ऐसे याद मत करो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे बहुत बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चीजें आ जाएंगी। अभी तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, बट आगे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हो सकता है किसी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कुछ और चीज एसोसिएट कर रही हो, तो फिर कंफ्यूजन होता है। अपने को वो नहीं चाहिए, हमें राइट हैंड रूल समझ में आना चाहिए। बहुत काम है राइट हैंड का 12th में, ठीक है? ओके, चलो ये वाली चीज सबको समझ में आ गई, चलें आगे। मैम एक सेकंड लिखने दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख लो। तो बेसिकली बस यहाँ से समझने वाली चीजें ये थी कि आप ध्यान रखोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर whose direction lies along the axis, या तो इनसाइड या तो आउटसाइड, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और कितना एंगल कवर कराए किसी पार्टिकल ने एक पर्टिकुलर टाइम में, एक इंटरवल में, दैट एंगल इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक, आप लोगों का जब लिख के हो जाए तो मुझे एक बार ही बता देना। मैम हो गया। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अभी जो हमने पिछला केस डिस्कस किया था, मैंने उसमें बताया कि पार्टिकल पी से पी प्राइम पे पहुंच गया, तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया और कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। तो अगर मैं समहाउ इन दो के बीच रिलेशन बिठा पाऊं तो ज्यादा अच्छा है। देखो ये जो पी से पी प्राइम और पी के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो आर्क लेंथ है, लेट्स से दिस इज एस, लेट्स से आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है बेटा? तो अगर मैं s और थीटा, ध्यान रखना ये जो लीनियर डिस्टेंस है ना, दिस इज s, और ये जो एंगुलर डिस्टेंस है दिस इज थीटा। सो इफ आई समहाउ एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन दीस टू क्वांटिटीज, तो बहुत मजेदार हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, s के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं कि नहीं? यस है ना? इट विल बी नाइस। चलो, तो यहाँ का हमारा टॉपिक हो जाएगा establish a relation between s and theta. Let's see if we can do this. अच्छा, मुझे एक चीज समझ में आती है, बड़ी बेसिक सी, बड़ी थियोरेटिकल सी है। एक बात बताओ, जैसे जैसे s बढ़ता जाएगा क्या एंगल भी बढ़ता जाएगा? यस यस मैम। मैम। है ना? ये यहाँ से यहाँ पहुंचे, देखो आंख का एंगल बढ़ गया, आंख का एंगल बढ़ गया, मतलब थीटा बढ़ गया। तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना हो सकता है कि पार्टिकल वापस ऐसे पूरा घूम के वापस वहीं पर आ जाए? यानी कि पार्टिकल पूरा का पूरा 360 डिग्री एंगल घूम जाए, यानी कि 2 पाई घूम जाए। मैंने आपको डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन बताया था कि पाई इज इक्वल्स टू 180, उस हिसाब से 360 कैन बी रिटन एज 2 पाई। इज दैट फाइन? यस मैम। यस मैम। तो 2 पाई घूमने पे वो पूरा सर्कल घूम जाएगा बेटा, पूरा सर्कल घूम जाएगा, तो 2 पाई आर डिस्टेंस घूम जाएगा, है कि नहीं? है ना? Yes, ma'am. इतने एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इतना डिस्टेंस मिला है, बस आ गया हमारा रिलेशन। अगर 2 पाई पे 2 पाई आर घूम रहा है तो यूनिट एंगल पे कितना घूमेगा? आर भाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर यूनिट एंगल पे इतना घूम रहा है तो थीटा एंगल पे कितना घूमेगा? आर थीटा। यानी कि ये क्या हो गया? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका आ गया रिलेशन। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको हम ध्यान रखेंगे। कि S इज इक्वल्स टू आर थीटा। अच्छा, अब हम थोड़ी थोड़ी चीजें आगे लेकर चलते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन मिला है ना, S इज इक्वल्स टू आर थीटा, बड़े कमाल की चीज है और बहुत यूज करेंगे हम इसका। एक बात मुझे बताओ,
अगर मैं s को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिल जाएगा? ds बाई dt, r तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, और d थीटा बाई dt, है कि नहीं? बोलो। Am I audible? Yes, ma'am. एक सेकंड, एक सेकंड। तो आई गेस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इनका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, राइट? आप लोग जरा इसको रख के देखना क्या आ रहा है। मैम स्क्रीन पॉज है शायद। नहीं नहीं, आप इसे खुद से करके देखो। अच्छा, आपको स्क्रीन विजिबल ही नहीं है क्या? मैम विजिबल है। नहीं मैम ठीक है। अच्छा। अभी आपने और अच्छा अच्छा, आई गॉट इट, आई गॉट इट। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ds बाई dt क्या हो जाएगा? v ना, वेलोसिटी r तो ऐसे ही रहेगा। अब d थीटा बाई t, अच्छा ऐसे सोचो, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आपने डिफरेंशिएट किया, आपको वेलोसिटी मिली, तो लीनियर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिलनी चाहिए, बस अपने को सिंबल पता होना चाहिए उसका, है कि नहीं? मैम इसको प्रूफ कर सकते हैं? प्रूफ प्रूफ ही तो चल रहा है ये नो सारी मैम, बात। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपने एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल डिफरेंशिएशन। तो बेटा ये तो बेसिक डेफिनेशन है ना, हम लोगों ने, देखो याद करो जब ओके हमने मैम, हाँ बेसिक समझ आ मैथमेटिक्स गया। पढ़ा था, है ना, तो वैसे तो करा था। बस यहाँ पे यही ना एक ऐसे एनालॉजी सी चल रही, एक सिमेट्री चल रही है कि जो लीनियर के कॉन्सेप्ट से वही सारे आप एंगुलर में भी यूज कर सकते हो, ठीक है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर, सॉरी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट से लीनियर वेलोसिटी पे कैसे आते थे? डिफरेंशिएट करके। सिमिलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से भी एंगुलर वेलोसिटी पे आ सकते हैं डिफरेंशिएट करके। किसी को ये चीज समझने में दिक्कत है तो बताओ, एनीवन? देखो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इतना क्लियर नहीं हो चुका कि तुमको 100% समझ में आ गया हो। कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो पूछ लो। नहीं आ रही? प्रशांत, ऐसे मेरे बोलने का वेट मत किया करो, ठीक है? खुद से पूछ लिया करो। मैंने आपको ये बोला कि आपको ना एक एनालॉजी सी पढ़नी पड़ेगी। एनालॉजी मतलब एक सिमेट्री। तो वो एक सिमेट्री है जो इन टॉपिक्स में एग्जिस्ट करती है। देखो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक बना के दिखाती हूँ। एक बात मुझे बताओ, जब हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट आता है ना, और मैं आपसे बोलूं कि बेटा मुझे लीनियर डिस्प्लेसमेंट ठीक है आपको दे दिया, मुझे वेलोसिटी बताओ, तो आप वेलोसिटी कैसे निकालते हो? ds बाई dt करके ना। मैं आपको वेलोसिटी दे दूं और मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक्सेलरेशन बताओ, तो आप सिंपल dp बाई dt करते हो ना। ये सारी लीनियर की कहानी है। यही सेम कहानी हम एंगुलर की भी चला सकते हैं। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हो और मैं आपसे कहूं कि मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप मुझे ये बोलोगे कि मैम एंगुलर वेलोसिटी इस साइन से रिप्रेजेंट होती है, जिसका मतलब होता है ओमेगा, और हम क्या करेंगे? ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। कल को मैं आपसे कहने लगूं कि मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट सिंबल, क्योंकि वो हम कल इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट वही सेम प्रोसेस से ना आप निकाल सकते हो। अभी समझ में आया? आप उसको क्या लिख सकते हो? डी ओमेगा बाई डी टी। मैं ये कहना चाह रही हूँ।
कल को आपको एक्सेलरेशन दी हो, वेलोसिटी पूछा हो तो आप इंटीग्रेशन करते हो, वेलोसिटी दी हुई हो, डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तब आप इंटीग्रेशन करते हो। वही काम आप इधर भी कर सकते हो। मैम एंगुलर, ओमेगा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? जब आप ओमेगा का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, राइट? कल को मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दे दी और बोल दिया कि बेटा दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तब आप उसको इंटीग्रेट करोगे। एंगुलर वेलोसिटी का मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, मैंने बोला कि बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप फिर उसको इंटीग्रेट करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो कहानी लीनियर में चलती थी वही कहानी एंगुलर में भी चलेगी, बस आप कुछ उनके बीच में मैंने आपको रिलेशन और बता दिया, एक कि S इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, दूसरा रिलेशन ये आपके सामने आ गया कि V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, राइट? जिस तरह से आपके पास एवरेज लीनियर वेलोसिटी होती थी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी होती थी, ठीक उसी तरह से आपके पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है। एक बार देखिए उस चीज को भी। अच्छा, वी एवरेज क्या होता था बेटा? बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट एक ड्यूरेशन में आप जो कवर करते थे। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि ओमेगा एवरेज क्या होगा, तो ओमेगा एवरेज हो जाएगा एक बड़ा सा एंगल एक ड्यूरेशन में हमने जो कवर किया, मतलब बड़े से एंगल का मतलब यहाँ पे रेंज या इंटरवल का मतलब है, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब सिमिलरली मैं आपसे बोलूं कि अगर डेल्टा टी बहुत छोटा कर दे, टेंड्स टू जीरो कर दे, तब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती थी विच इज ds बाई dt। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा टी बहुत छोटा कर दूं तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैम ओमेगा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा d थीटा बाय dt। इज दैट फाइन? ठीक है, बस यही कुछ बातें थी। अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी स्लाइड है आपके सामने, क्योंकि यहाँ हमने लीनियर और एंगुलर को कंपेयर किया, एक एनालॉजी सेट की है। तो ये वाली स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट दो रिलेशन आपके सामने है, तो एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पक्के से इस स्लाइड को लिख लीजिए। इज दैट फाइन? ओके, अब आप लोगों ने मुझसे कोई डाउट नहीं पूछा इस पॉइंट पे, सिर्फ प्रशांत ने क्वेश्चन पूछा था, तो आई एम कंसिडरिंग कि भाई आपको आ रहा है, आ रहा है तो अब आप एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, ठीक है? और क्वेश्चन में आपको थीटा इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ इन 2 सेकंड एंड एट 2 सेकंड, ठीक है? तो अगर आप फील कर पाओ तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन एंड सेकंड क्वेश्चन इज हियर। देखो अभी टाइम हो रहा है 21:04, आप लोग 21:07 तक सॉल्व करके बता दीजिए। हाँ माधव, क्या समझ में नहीं आया? माधव ने कुछ बोला क्या? नो मैम, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा ठीक है, सुजीता बोलिए। अच्छा वो भी क्लियर हो गया आई गेस। चलो बताओ।
क्या हुआ बेटा, आया आंसर क्या? Yes. हाँ क्या आया बताओ, फर्स्ट वाले पार्ट का क्या आंसर आया? फर्स्ट का 10 आ रहा है, ओके, और सेकंड का? सेकंड का 8। ठीक है, चलो एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर बोला गया है कि थीटा इज इक्वल्स टू 2t² + 2। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहे हो तो आपसे जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है ओमेगा इन 2 सेकेंड, यहाँ आपको एक ड्यूरेशन दिया हुआ है। ड्यूरेशन मतलब एवरेज का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है, विच इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। कब से कब है भाई, 0 से 2 ही कंसिडर करेंगे, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा 2 कैलकुलेट करने के लिए आप इस एक्सप्रेशन में टी की जगह 2 पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, 8 + 2 10 आ जाएगा। जब आप 0 पुट करोगे तो थीटा का वैल्यू 2 आ जाएगा, राइट। आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 - 2 यानी कि 4 रेडियन पर सेकेंड होगा। भाई ओमेगा क्या था, थीटा बाय टी ना, तो थीटा कितना हो गया रेडियन, और बाय टी तो सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड। बड़ा ऑब्वियस था कि इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड होगा, इसका आंसर 4 आएगा। तो अरमान एक बार चेक करना बेटा कहाँ पे रह गया। ओके, ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब जब सेकंड पार्ट को हम स्टडी करते हैं तो वहां हमसे h2 सेकंड पूछा है, स्पेसिफाई कर दिया कि हमको ड्यूरेशन नहीं दे रहे, 2 सेकंड पर क्या चीज है वो बताओ। तो यानी कि हमसे बात हो रही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, और जब हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वो बात कर रहे हैं तो मतलब डी थीटा बाई डी टी। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हम उसको पहले करेंगे डिफरेंशिएट, 2t² + 2 ऐसे करके, और फिर बाकी का कहानी हम आगे चलाएंगे। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास t² का हो जाएगा 2t, 2 × 2 4t। बेटा वो 4t कांस्टेंट है, वहां से चला जाएगा। ये आपको पुट करना पड़ेगा एट t = 2 सेकेंड। तो हम जब 2 सेकेंड पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 रेडियन 8 पर सेकेंड। इज दैट ट्रू? सही बात है। देखो इस चीज में, और अगर कॉन्सेप्ट में ऐड करना चाहूं तो कॉन्सेप्ट ये ऐड होगा कि समहाउ आई गिव यू द एक्सप्रेशन फॉर v और मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो क्या करते थे हम लोग, अगर हमें वेलोसिटी दे दिया होता था तो हमें पता था कि v = ds/dt, और v मुझे गिवन है, मुझे ds चाहिए, तो इट इज v dt, और ds में से मुझे एक्चुअली ds नहीं, मुझे तो s चाहिए, तो मुझे इसको इंटीग्रेट कराना पड़ेगा, और इस तरह से हम v dt का इंटीग्रेशन करा देते थे। ऐसे ही होता था, याद है? बोलो बेटा। यस मैम। So this is linear concept. Let's talk about the angular one. अगर मैं एंगुलर की बात करूं तो एंगुलर बोलता है कि अगर आपको ऐसे पता है, आपको हमने दे दिया ओमेगा और हमें चाहिए क्या, थीटा, तो आप यही वाला चीज यूज करो कि भाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, और मुझे तो डी थीटा चाहिए भी नहीं, मुझे तो उसका पूरा इंटीग्रेशन करके थीटा दो, तो ये ओमेगा डी टी, ऐसे कर देंगे सॉल्व, है ना। आप सिमेट्री देख पा रहे हो ना, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, बताओ। यस। ठीक है, ठीक है। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच एक रिलेशन देखते हैं। आप लोग स्टैब्लिश कर पाओगे क्या कोई रिलेशन, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप लोग करो? बताओ।
मैम 2 मिनट दे दीजिए सोचने हाँ के लिए। बिल्कुल, ओके बिल्कुल, टेक योर टाइम। ओके चलो, दैट्स वेरी कूल, आप लोगों ने सोचा। ऐसे मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोला कि मैं ही बता दूं। अब देखो, एक बार मैं हेल्प करती हूँ आपकी। ओमेगा क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे लिख सकते हो उसे। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो ऐसे लिखा जा सकता है, राइट? ठीक है बेटा, एक बात याद करो, मैंने अभी अभी आपको एक रिलेशन भी बताया था कि S इज इक्वल्स टू आर थीटा। क्या Yes, यहां से कुछ हेल्प हो सकती है? एक काम करें, अगर मैं इंस्टेंटेनियसली करके दिखाऊं तो थीटा की जगह S बाय आर रख देते हैं। बेटा आर तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/r। और आपके पास ds बाई dt बच गया। ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे, लीनियर वेलोसिटी आएगा, यानी कि इट इज 1/r इंटू v। बेटा यहां से आपको रिलेशन मिलता है। V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। बिल्कुल, समझ में आया? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इधर से ही निकाल सकते हो, आप ये रिलेशन यहाँ एवरेज के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो बात तो सारी सेम ही बैठ रही है ना। आप ऐसे कर लो, फिर भी आप थीटा की जगह क्या रखोगे? S बाय आर, फिर आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये डेल्टा S बाय डेल्टा टी बचेगा, ये भी क्या हो जाएगा? V बाय आर। इज दैट फाइन? V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। कोई दिक्कत किसी को इस एक्सप्रेशन में? नहीं भाई, रिप्लाई करा करो ना जल्दी से। ये समवन सेड समथिंग। कोई नहीं, समीक्षा पता है, हाँ बोलना ही बड़ा सही है, वरना है बच्चे मेरे पास भी ऐसे जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे करा दो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ मैंने उसी फॉर्म को दो तरीके से लिखा है, एक ऐसे और एक ऐसे। इनमें से दोनों सही है या एक सही है? अगर एक है तो कौन, और अगर दोनों है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बताओ विच वन इज करेक्ट? ओके माधव, माधव दोनों बता रहा है, बाकी बताओ चलिए जी, फटाफट से अपना बताओ कि क्या सोच रहे हो। मेरे को फर्स्ट लग रहा है। फर्स्ट लग रहा है, कूल। बाकी ओके, सो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। चलो, अब पता है फर्स्ट वाली गलत है। अब क्यों गलत है? ये वाली सही है। एक बात मुझे बताओ,
वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ था? टेंजेंशियली, राइट? भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियली था ना? ओ यस मैम, वो तो लीनियर हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू r थीटा। ओमेगा था, एक्सियल जा रहा था उसका डायरेक्शन। तो जब दो वेक्टर्स के डायरेक्शन ही सेम नहीं हो सकते तो आप कैसे उनकी वेक्टर फॉर्म को इक्वल रख सकते हो? v एंड ओमेगा हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। बेटा जब डिफरेंट डायरेक्शंस है तो हम कभी भी वेक्टर को बराबर हो नहीं सकते। So v can never be equal to omega vector. बट हाँ मैग्नीट्यूड को हम रख सकते हैं, वो हमने रिलेशन डिराइव किया है। इज दैट फाइन? इसको इतना बड़ा हैशटैग बनाने का मतलब ही सिर्फ इतना था ताकि आप लोग ना ये वाली चीज याद रखो। मैं चाहती तो एक सिंपल सी लाइन में भी बता सकती थी, बट इस स्लाइड बनाने का मकसद ये था कि अब थोड़ा ना ऐसे ज्यादा ड्रामेटिक सा हो गया है तो याद रह जाएगा। सही बात? आगे चले। मैम माधव का ठीक था ना? माधव ने दोनों बोला था ना। ओ यस मैम। चलो कोई इशू नहीं। अरे गलत आंसर तो कोई ऐसे बढ़िया है। अच्छा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, इससे पहले मैं आगे डिस्कशन करूं। एक बात मुझे बताओ, आपको क्या लगता है एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सर्कल के केस में आएगी या बाहर भी उसका एग्जिस्टेंस है कुछ और, मतलब सर्कुलर से हटकर? मैम होगा बाहर। तो लाइक कोई एक्सपीरियंस, कुछ फील वगैरह है इस चीज की? मैम जो एंगुलर वेलोसिटी होती है परपेंडिकुलर होती है, तो जहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है, आकांक्षा सेट सर्कुलर में आएगी। अब मैं ना आपको अगली कुछ स्लाइड्स में एंगुलर वेलोसिटी की फील दूंगी और ऐसी फील आएगी ना, मतलब लिटरली मजा आ जाएगा आपको एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ के। इसमें कभी गलती नहीं करोगे। एक डायग्राम आपके सामने बन रहा है, पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ये जो पॉइंट ओ है ये आप हो, ऑब्जर्वर है, ठीक है। उसने देखा कि पिंटू एक एरोप्लेन पे बैठा है, पिंटू इज सिटिंग ऑन एन एरोप्लेन, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड से वो जा रहा है लेट्स से, वैसे तो काफी हाई स्पीड पे है, ठीक है चलो मान लेते हैं। और 4 मीटर के ऊपर ही उड़ रहा है, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे इस कथा के सारे पांच काल्पनिक है। फिजिक्स से बस लेना देना थोड़ा बहुत है, बाकी कुछ भी मान लो, किसी पे भी बैठा हुआ है वो। अब आप ध्यान से देखो, तो जब ये पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए पर जब पिंटू है तब ऑब्जर्वर के हिसाब से आपने बिल्कुल उसको सीधा देखा है, फिर वो इधर चला गया। अब ध्यान से देखो, आप इधर ही देख रहे हो, आपकी आंख ने एक एंगल मूव किया है, एंगुलर वेलोसिटी आई है। योर आई डिड एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया है आंख ने, लिया है कि नहीं लिया है? सोचो ए से बी तक जाने के लिए हुआ ना, आंख में रोटेशन आया ना, थोड़ा बहुत फील हुआ? कांक्षा को फील नहीं आया? देखो कांक्षा, आप ऐसे खुद से इमेजिन करो, एक पेन को पकड़ो ऐसे और इसको ऐसे लेके जाओ। क्या आंखें मूव करी? आंख मूव हुई, राइट? तो एंगल तो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी होगी। बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ सर्कुलर में ही नहीं रहती, उससे बाहर एग्जिस्ट करती है। अब थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, बस थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा एक्सटेंडिंग सा है, बस इसको थोड़ा सा पढ़ लो, अच्छा हो जाएगा आगे का टॉपिक। कि अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पिंटू एट पॉइंट ए, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूंगी तो आप लोग मुझसे बोलोगे कि मैम एक काम करो, ओमेगा का तो फॉर्मूला अभी हमने निकाला है, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर, रख दो। तो आई वाज लाइक कि सही बोल रहे हो, वी कितना है 10, आर कितना है 4, 5/2 यानी कि 2.5 रेडियन पर सेकेंड। एंड आई वाज लाइक यू आर राइट, बिल्कुल सही बात है। बट ये वाली बात ना इतनी स्मूथ नहीं जाएगी जब मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ एंगुलर वेलोसिटी
of pin 2 at point B. पॉइंट बी पर पिन 2 का क्या वेलोसिटी है ये बताओ, बताएगा कोई? फिर से यही काम कर दूं, ओमेगा इज वी बाय आर। बोलो क्या लग रहा है? कह रहे हो क्या, कह रहे हो कि हम नाम में हमें फील ही नहीं आ रही है? बोलो भाई। नो मैम, ये तो गलत हो जाएगा। अब पता है गलत क्यों होगा? क्योंकि अभी तक हमने एक चीज मेंशन ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि अभी तक हम थे प्रिविलेज साइड में, हमको एक प्रिविलेज मिल रही थी, एक सहूलियत मिल रही थी सर्कुलर मोशन से, और वो ये सर्कुलर मोशन से सहूलियत मिल रही थी कि हमेशा सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियली जाएगी और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसीलिए हमें इस बात को मेंशन करने का जरूरत ही नहीं लगा कि भाई ओमेगा इज एक्चुअली वी परपेंडिकुलर बाय आर। यहां भी इस कहानी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आर और वी 90 डिग्री में थे, बट बी पे वो कहानी चेंज हो गई। दिस 10 इज नॉट परपेंडिकुलर टू आर। अब कैसे करें भाई? ये डिस्टेंस तो आप निकाल ही लोगे, मैजिक ट्राइंगल है 37 डिग्री 4 5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट? तो आर तो है अपने पास, अब वी का बात है। तो वी को कैलकुलेट करने के लिए देखो मैं तुम्हें सिंपल सी एक चीज बताती हूँ भाई, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर दो। एक कंपोनेंट ऐसे चला जाएगा रेडियस के अलोंग, और एक कंपोनेंट रेडियस की परपेंडिकुलर आ जाएगा, राइट? सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। बेटा दिस इज 37, दिस इज 90 हियर, तो ये 53 हो गया ना। अब ये 53 है, ये 90 है, तो ये कितना बचा? पूरा 180 डिग्री से माइनस कर दो, तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि 37 डिग्री रह गया। यस मैम। अब आप 10 के कंपोनेंट्स ब्रेक कर दीजिए। दिस इज 10 cos 37 डिग्री, दिस इज 10 sin 37 डिग्री, और यहाँ पर वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज 10 cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाय रेडियस विच इज 5। समझ में आया? cos 37 का वैल्यू कितना होता है? 4/5। 4/5। 4/5। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/5, राइट? 8/5 को आप सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5.3 1.6 रेडियन पर सेकेंड आएगा। आप ध्यान से देखो, ये एंगुलर वेलोसिटी घट गई है ना? दिख रहा है? पहले पॉइंट ए पर कितनी थी? पॉइंट ए पर 2.5 थी ना बेटा, अभी 1.6 रह गई है, तो डिक्रीज हो गई है। जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा और डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? चलें आगे, एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट और समझे इसका। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने इसको डिस्कस ही नहीं किया था, मतलब ये वाली चीज को सर्कुलर मोशन में। क्यों? क्योंकि हमें सर्कुलर मोशन में ये चीज ऑलरेडी मिल ही रही थी, हमें हमेशा वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस मिल रहा था। हमने कहा कि हमको जरूरत ही नहीं है, हम क्यों बताएं किसी को। बट फिर पिंटू ने प्रॉब्लम खराब कर दी। ये यहां से, ये देखो किसी भी पॉइंट पे देख लो, दिस इज आर, दिस इज वेलोसिटी। यहां पे पहुंचे, दिस इज आर, दिस इज वेलोसिटी, ठीक है? करते करते यहां पर आ गए, दिस इज आर, तो भाई ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रह जा रही है, समझ रहे हो? मैम ये तो स्वास्तिक का सिंबल बन गया। थोड़ा सा सीधा बना देता है, फिर पूरा ही सही कर देता है। और मुझे लग रहा है उल्टा बना है, if I'm not wrong. यस मैम। That is like this. और ठीक है, चलो, V is always perpendicular to R। आप ये वाली बात समझ गए?
कि हमें हमेशा ये प्रिविलेज मिली थी और हम इसी का यूज करेंगे, बट मैं आपको जिस बता रही हूँ इसलिए आप ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट 2 मीटर 20 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री से है। आपसे पूछा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा थोड़ा। उसको एक लाइट स्टार्ट ही देंगे इस टॉपिक को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, राइट। मैं कराऊं अभी? हाँ बताओ। ओके, तो रहमान देखो, यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही अपने को चाहिए रहेगा, क्योंकि अब तो हमें डेफिनेशन पता चल गई है, वी परपेंडिकुलर बाय आर। चलो आर तो 3 समझ में आ गया, बट वी परपेंडिकुलर कैसे निकालें? इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 20 cos 37 डिग्री, which is not perpendicular component of velocity, but this one is, right? तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब आपको अगर साइन 37 का वैल्यू चाहिए तो आपके पास मैजिक ट्राइंगल है ही। दिस इज 37 डिग्री, तो 3 4 5 साइन 37 इज p by h which is 3/5, और देखो 20 इंटू 3/5, ये वाला 3 यहाँ, 3 से 3 कैंसिल, 5 4 जा, एंड इट विल बी 4 रेडियन पर सेकेंड। कूल, 5 4 जा 20, राइट? यस मैम। ठीक है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आज मतलब क्लियर हो ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपने चाहा तो। फिर को आप ऐसे जिद लगाने बैठ गए कि नहीं समझेंगे तो अलग बात है। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे फिर तो पक्का से क्लियर हो जाएगा। फटाफट से बताओ इस पॉइंट पी का क्या ओमेगा होगा?
वेरी गुड अरमान। बेटा आप लोगों का आया क्या? देखो इसमें भी एंगल्स ब्रेक करने और कुछ नहीं है। इसको ऐसे सीधा एक्सटेंड कर दो, ऐसे हॉरिजॉन्टल एंगल बना दो। भाई ये एंगल 53 डिग्री है, राइट? दिस एंटायर वुड बी 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना बचा? 37। बस अब आप इसके अलॉन्ग कॉम्पोनेंट्स ब्रेक कर दो। ये देखो, एक सेकेंड, थोड़ा स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 cos 37 डिग्री और इसकी परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा 5 sin 37 डिग्री। तो अगर मुझे ओमेगा चाहिए तो मुझे ये समझ में आता है कि आई नीड v परपेंडिकुलर बाय r, और यहाँ पे v परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 5 sin 37 डिग्री और r है 4। sin 37 का वैल्यू 3/5 होता है, 5 से 5 कैंसिल, यू विल गेट 3/4 और इट वुड बी 0.75 radian per second. Is that okay? Cool. This one is the last question. यहाँ पे आपको प्रोजेक्टाइल वाली चीज बोली है। एक प्रोजेक्टाइल है जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है, आपने थ्रो किया उसको 10 मीटर पर सेकेंड से। आपसे पूछा गया है फाइंड ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। सॉल्व करो से। This would be the last question of today's session and it's 21:33 already. आप लोग फटाफट से 21:35 तक कर दो। आप लोग भूल गए होंगे आर का वैल्यू, ऑल्दो ये आपके ग्रुप का डीपी है बट फिर भी आर इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। That level can be exact. ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो हमको इतना समझ में आता है, एक सेकेंड, कि ओमेगा वुड बी v परपेंडिकुलर बाय r। r का फॉर्मूला अभी भी मैंने आपको बताया था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। एक बात मुझे बताओ, इफ दिस इज 30 डिग्री तो दिस इज आल्सो 30 डिग्री ना? हमारा ऐसे डिस्कशन रहा है प्रोजेक्टाइल को लेकर। इसके आप कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 cos 30 डिग्री और यहाँ चला जाएगा 10 sin 30 डिग्री। आई गेस आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 10 sin 30 डिग्री इज द कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अपने को चाहिए 10 sin 30 डिग्री अपॉन आर का वैल्यू यू स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 और साइन 2 थीटा है, साइन 60 डिग्री, राइट? थीटा इज 30 डिग्री, 2 थीटा इज 60 डिग्री, साइन 60 इज √3/2। आप जरा इसको सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट 10 इंटू 1/2 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 1/√3 आ रहा है। आंसर तो 1/√3 आएगा।
गड़बड़ हो गई क्या कहीं पे? हाँ बाई जी भी तो था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा और इनटू जी, तो वो अपॉन में जाके ऊपर हो जाएगा ना 10, राइट? 10 से 10 कैंसिल, यू विल गेट 1/√3 रेडियन पर सेकेंड। कूल, बोलो समझ में आया? ओके ठीक है, फिर आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। Bye, गुड ma'am. नाइट मैम।